केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? या तो कलर चेंज होगा, या स्टेट चेंज होगी, या टेम्परेचर चेंज होगा, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है। फिर भाई केमिकल रिएक्शन को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है वर्ड फॉर्म में, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इनकी स्पेलिंग लिख दी आपने, मैग्नीशियम की, ऑक्सीजन की, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो ये तो है वर्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर दूसरा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें क्या होता है आप इन केमिकल्स के जो सिंबल है ना वो यूज करते हो, जैसे Mg+O2। ठीक है, गिव्स MgO। अब आप सोच रहे होगे, अभी आप कुछ मत सोचो, बस जो बोल रहा हूँ वो सुनो। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है ये है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, अनबैलेंस्ड जो इक्वेशन होती है उसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है ना वो इक्वल नहीं होता, और नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के वे भी इक्वल नहीं होते रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। इसलिए इनको बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एक बात याद रखनी है, क्या स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? अब स्केलेटल, स्केलेटल कहाँ से वर्ड आया होगा? ये आया है स्केलेटन से। जैसे हमारे शरीर का सबसे जो प्राइमरी बेसिक ढांचा है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो क्या है? हड्डियों का ढांचा, उसको बोलते हैं स्केलेटन। ऐसे ही जो केमिकल इक्वेशंस होती है ना बिल्कुल रॉ फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनबैलेंस्ड होती है, बट कुछ ऐसे केसेस है जिनके अंदर ये बैलेंस्ड मिल जाती है। ठीक है, जैसे भाई एग्जांपल की स्केलेटल इक्वेशन भी है और बैलेंस्ड भी है, वो कौन कौन सी है? जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, फिर और एग्जांपल, मान लो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, और एग्जांपल चाहिए तो हम बोल सकते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का S प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है, गिव्स SO2। ठीक, तो ये तीनों इक्वेशन स्केलेटल है, उसके बावजूद ये बैलेंस्ड भी है। ठीक है, तो बहुत कम ही है जो स्केलेटल के साथ साथ बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसके बाद इतना बेसिक समझ में आ गया। अब बैलेंस्ड इक्वेशन की क्या खास बात होती है? अभी हमने बात की अनबैलेंस्ड। बैलेंस क्या होती है? उसके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उन दोनों वे क्या फॉलो करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मास रिएक्टेंट में होगा वो ही प्रोडक्ट में होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स के जो रिएक्टेंट में होंगे वो ही प्रोडक्ट में होंगे। तभी एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो 5 होते हैं बेसिकली। एक होता है कंबिनेशन, जिसमें हम अलग अलग चीजों को कंबाइन करते हैं। डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होता है एक बड़ी सी चीज होती है उसको हम अलग अलग चीजों में सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, फिर होता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, मतलब उसकी जगह पे खुद आ जाती है। अब वो कैसे डिसाइड होगा कि कौन किसकी जगह पे आएगा? भाई हर एक एलिमेंट का ना रिएक्टिव लेवल होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव की जगह आ जाएगा, कि भाई तू कम है, तेरे में ज्यादा रिएक्टिव तो नेस तो है नहीं, तू हट, मैं आता हूँ। ठीक है, ऐसे पूरी एक टेबल होती है, उसको याद रखने से हमें पता लगता है कि किसकी जगह पे कौन आ सकता है। ठीक है, फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है आ, इसमें ये आयन्स के बेस पे ये होता है। ठीक है, पहली बात। और दूसरा, भाई दो लोग यहाँ बैठे थे, दो लोग यहाँ बैठे थे, इस दोनों में से एक बोलता है कि भाई मुझे तो उसके पास जाना है, और इनमें से एक बोलता है मुझे उसके पास जाना है। तो ठीक है, हमारा क्या दिक्कत है? इसको इसके पास भेज दिया, इसको इसके पास भेज दिया। तो ऐसे ही दो चीजें एक दूसरे अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है,
हमेशा नहीं होता ये, पर काफी बार होता है, ठीक है। तो कई बार जहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है ना, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। अब भाई ये प्रेसिपिटेशन क्या है? भाई जब रिएक्शन होगा तो छोटे छोटे दाने से आपको दिखाई देंगे, ठीक है, सरफेस पे आ जाते हैं वो एकदम से, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसके बाद लास्ट कौन से तरह का रिएक्शन होते हैं भाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? जब ऑक्सीजन किसी चीज में ऐड होगी तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब ऑक्सीजन वहां से निकल जाएगी तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। अगर ये दोनों चीज, ऑक्सीजन कहीं से निकल के कहीं पे ऐड हो रही है एक ही इक्वेशन में, उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये बात यहां तक क्लियर हुई। हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ, पता कैसे लगेगा ये वाला केमिकल है, केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल है? भाई केमिकल रिएक्शन में एक बात कंफर्म होती है कि नया सब्सटेंस बनता है जिसकी नई प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो अगर एक रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है जिसकी नई प्रॉपर्टीज हो, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो बर्फ है वो पानी में, मतलब पिघलने के बाद पानी बन जाते हैं, फिर फ्रीजर में रखते हैं तो वो वापस बर्फ बन जाती है। तो ये केमिकल रिएक्शन है या फिजिकल रिएक्शन है? तो आप सही सोच रहे हो, आंसर होगा ये फिजिकल रिएक्शन है, क्योंकि पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, ठीक है, उसमें कुछ नई चीज बनी, कोई नया सब्सटेंस बना जिसकी कोई नई प्रॉपर्टीज है नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सा है? फिजिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक नया सब्सटेंस बनेगा, एक प्रोडक्ट होगा जिसकी प्रॉपर्टीज भी नई होंगी, अलग होंगी जो पहले थी उससे, ठीक है। फिर होता है भाई एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या दो चीजें मेन है। एक होती है रिएक्टेंट्स और एक होता है प्रोडक्ट्स। कोई भी चीज काम होने से पहले, ठीक है, वो जो चीज है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, फिर उसके ऊपर काम होने के बाद जो नई बन रही है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में एरो दिखा देते हैं कि रिएक्टेंट फिर काम होने के बाद क्या बना? प्रोडक्ट बना, ठीक है। यहां तक आया समझ में? अब अगर और सिंपल भाषा में बोले, रिएक्टेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट, ठीक है, पार्ट लेता है कि भाई मैं, मेरे ऊपर ही केमिकल रिएक्शन करो, मेरे ऊपर करो, तो वो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? वो चीज जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनी है, ठीक है भाई। मान लो आप हो, आप बोल रहे हो भाई मेरे ऊपर मेहनत करो, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मेरे ऊपर मेहनत करो, ठीक है। तो आप क्या हो? रिएक्टेंट हो। आपके ऊपर मेहनत की तो आप क्या हो गए? बहुत अच्छे से पास हो गए। तो ये आप क्या हो? उस मेहनत करने के बाद नई चीज क्या है कि आप अच्छे नंबर से पास हो गए। आप पहले कम समझदार थे, अब और ज्यादा समझदार हो गए। तो ये जो नए यू हो ना, नए आप हो, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पहले की चीज रिएक्टेंट, कुछ होने के बाद जो नई चीज बनी है वो है प्रोडक्ट, ठीक। भाई एग्जाम्पल देना सर कोई केमिकल रिएक्शन के। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जो आप डेली लाइफ में भी देखते हो। डाइजेशन ऑफ फूड, जो आपने खाना खाया, भाई अब तुम कुछ कर लो, जैसा आपने खाना खाने, मतलब डाइजेस्ट होने के बाद जो खाना पहले था आपकी प्लेट में था, वैसा खाना दोबारा आप अंदर से नहीं निकाल सकते। वो डाइजेस्ट हो गया मतलब खत्म, केमिकल रिएक्शन था, ठीक है। रिवर्स नहीं कर सकते और चेंज हो गया है। रेस्पिरेशन मतलब ये जो आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ठीक है। ये आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि जो एक बार आपने ऑक्सीजन ले ली उसको वापस बाहर निकाल दो, नहीं। वो एक बार गई, खत्म, केमिकल रिएक्शन होगा, उससे आपके शरीर में एनर्जी बनेगी और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के जंग लगना, ठीक है, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। एक बार जंग लग गया ना, अब चाहे कुछ कर लो वो पहले जैसा नहीं होगा। आप उस जंग को मतलब साफ कर सकते हो रगड़ के कि और ज्यादा आयरन खराब ना हो, बट वो पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। फिर आता है भाई बर्निंग ऑफ मैग्नीज रिबन। भाई मैग्नीज रिबन, आप याद रखना, मैग्नीज रिबन ही, ठीक है। आप रिबन है उसको जला दोगे, जलाने के बाद क्या वो दोबारा से फिर से रिबन बन जाएगा? नहीं। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीज रिबन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अब भाई दही है, वो बनती है किससे? दूध से। रात को जामन लगाते हैं, अगले दिन दही बन जाती है, ठीक है। पर क्या दोबारा कुछ भी करके हम उस दही से दूध बना सकते हैं? कभी नहीं, नेवर।
तो ये सारे एग्जांपल्स थे केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। अब भाई यहां तक तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हमने ये भी बात कर ली कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वर्ड इक्वेशन से और केमिकल इक्वेशन से। वर्ड इक्वेशन में उनकी पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, हम उनके जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो लिखते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4 गिव्स मतलब एरो ZnSO4 प्लस H2, ठीक है ना भाई, क्लियर है, ठीक। अब भाई जब भी आप बैलेंस करोगे ना केमिकल इक्वेशन, तो आप दो बातों का हमेशा ध्यान रखोगे, और ये होती है हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन में, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि जो मास होता है ना, वो कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय हम नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में, वो सिर्फ ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, ठीक है। ये था पहला लॉ। दूसरा क्या बोलता है, ये दूसरी बात बैलेंस करते हुए इक्वेशन को जो हमें ध्यान रखना है, कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। ये दो बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। हमने नाम तो सबके पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि वो है क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन सब समझ गए, तो मुझे पता है कि जब टू या टू से ज्यादा रिएक्टेंट्स को हम कंबाइन करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब भाई एग्जांपल दो सर। भाई आप कोयले को जलाते हो जब, ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी आप बर्निंग करोगे तो ऑक्सीजन तो होगी, जब भी तो बर्निंग होगी, नहीं तो बर्निंग होगी नहीं। तो कार्बन, क्योंकि कोयले में क्या होता है, कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है, पानी का बनना। उसमें देखो हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, दोनों मिलती है तो क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। फिर तीसरा एग्जांपल, क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम भाई ये चूना होता है, जैसे जब सफेदी करते हैं, सफेदी करने से पहले जो चूने का कट्टा लेके आते हो ना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्विक लाइम। उसका फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। उसको जब पानी में आप मिलाते हो, ठीक है, फिर वो लिक्विड बन जाता है, फिर उसको ऐसे ब्रश से पेंट कर देते हैं। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन है। क्यों, आप CaO मतलब क्विक लाइम लेके आए, उसको पानी में मिलाए, आपके पास क्या बन गया, स्लेट लाइम, ठीक है, वो प्रोडक्ट बन गया। तो दो चीजों से एक चीज बनी है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब भाई एक बात बताओ, अक्सर आपने सुना होगा कि कभी भी जब ये पेंटिंग करने वाले आते हैं, पेंट करने वाले आते हैं, तो वो जब भी उसको क्विक लाइम को पानी के अंदर मिलाते हैं, तो बोलते हैं थोड़ी देर दूर खड़े हो जाओ, कुछ मत छेड़ना, और अगर कुछ करना भी तो डंडे से मिलाओ, अपना हाथ वहां पे पानी में मत डाल के रखना या मत डालना। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं, वो बोलते हैं इसलिए ताकि आपका हाथ जल ना जाए। अच्छा सर, जल क्यों जाएगा, वो क्विक लाइम है, ये वाटर है, तो मतलब तो मिलने से हमारा जल क्यों। भाई जब दो चीजें मिलती हैं, जैसे क्विक लाइम और वाटर, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर से ना हीट निकलती है, टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है, और अगर तुमने हाथ डबो के रखा तो हाथ जल जाएगा, स्किन पे पता लग जाएगा जल गया हाथ, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर से जब वो परफॉर्म करते हैं और उनके अंदर से एनर्जी, हीट रिलीज होती है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब याद रखना, एक्सो, EX आया है ना, मतलब एग्जिट, तो उनके अंदर से हीट एग्जिट होगी, बाहर निकलेगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक तो अभी अभी ये हो गया क्विक लाइम वाला, उसके अलावा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस।
नेचुरल गैस मतलब कहने का मतलब मीथेन, ठीक है, मीथेन। मीथेन को जब आप जलाओगे, अब बर्निंग की बात आ गई तो ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, ऑक्सीजन होगी। तो CH4 प्लस ऑक्सीजन जब करेंगे तो क्या होगा, मतलब बर्निंग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस वाटर बनेगी और हीट वो निकल जाएगी, ठीक है, मतलब गर्मी भी निकलेगी, हीट निकलेगी इस रिएक्शन में। दूसरा एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन, भाई तुम क्या बोल रहे हो सर, रेस्पिरेशन में हीट कैसे निकलती है? देखो भाई, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उससे क्या बनता है, ग्लूकोज ही बनता है, शरीर में वो स्टोर हो जाता है। अब उस ग्लूकोज को हमें, सिर्फ ग्लूकोज खाने से थोड़ी ना एनर्जी आई, उस ग्लूकोज को जब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, और अंदर हल्की हल्की हीट तो है ही, तो अंदर जब वो ऑक्सीजन जाती है तो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और क्या निकलता है, पानी निकलता है, वो आपको दिखता नहीं है पर शरीर में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। भाई वो एनर्जी निकलती है जब भी तो हमारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, मतलब थोड़ा गर्म रहता है हमेशा, सर्दी हो या गर्मी हो, शरीर हमेशा थोड़ा गर्म रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो चलता रहता है और हीट रिलीज होती रहती है, और जिसकी वजह से हमारा शरीर हमेशा क्या रहता है, गर्म रहता है। तो ये बात याद रखना है कि एक्सोथर्मिक के दो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होंगे, एक तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और दूसरा रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब ये जो हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस है ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। एक बात बता दूं, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो यही है कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और उनके अंदर के तीन तीन चार चार एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो, उनका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, मतलब केमिकल इक्वेशन जो है वो याद कर लो, वो कौन से टाइप का है, ठीक है, ये याद कर लो। जितने भी क्वेश्चन है ना इस चैप्टर से वो सारे हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर की जो मेन नर्व है, कोर है, वो यही है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है, उसके एग्जाम्पल क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला जो इक्वेशन है वो क्या है, बस, ठीक है। फिर है भाई नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन आता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब डीकम्पोजिशन, अरे सर डीकम्पोजिशन, डी 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 जब भी आ जाए तो समझ लो कोई जो चीज है ना वो अलग हो रही है, डी, ठीक है। डीकम्पोज, डीकम्पोज, याद है डीकम्पोज, सुना होगा आपने, डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, सड़ जाना, खराब हो जाना, ठीक है। तो ऐसे ही डीकम्पोजिशन, तो कोई जो चीज है वो पूरी है, जब हम उसको डीकम्पोज कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, अलग कर रहे हैं चीज को थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। तो एग्जाम्पल की तरह पे एक बड़ी चीज है ए, उसके ऊपर जब हमने रिएक्शन हुआ तो वो क्या हो गई, B+C बन गई, मतलब पहले एक चीज थी अब क्या बन गई, छोटी छोटी दो चीज बन गई, उसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है। जो रिएक्टेंट का जो रिएक्टेंट है वो स्प्लिट्स हो जाता है टू और मोर सब्सटेंसेस में, ठीक है, उसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन बस इतना ही नहीं है, इसके अंदर ना टाइप्स होते हैं कि भाई डीकम्पोजिशन होने के जिस जिस मेथड से वो डीकम्पोज होगा, डीकम्पोजिशन होगी, वो ही उसका नाम हो जाएगा। जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है गर्मी, हीट, ठीक है। तो जब भी डीकम्पोजिशन जो होगी वो होगी किसकी वजह से, हीट की वजह से, ठीक है ना, कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है, उसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। अब एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है भाई, बिना एग्जाम्पल के इनकी डेफिनेशन लिखने से आधा नंबर या एक मिलेगा, ठीक है, तो पूरे नंबर चाहिए ना, तो एग्जाम्पल्स को याद कर लो, रट लो, घोट लो, ठीक है। डेली इनका नाम लिखो, रिएक्शन कौन सा, और उनके एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम से पहले इतनी बार लिख दो कि नाम सुनते ही उनके एग्जाम्पल तीनों एक साथ आए, पेपर में पूछे एक, तुम दो भी लिख जाओ और बोलो अपने को क्या है, हमें तो सारा सही सही याद है, ठीक है। तो भाई थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या है, मान लो फेरस सल्फेट है, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ये पूछते हैं कि फेरस सल्फेट कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट, ठीक है, 2FeSO4, ठीक है, जब इसको हीट करेंगे, आग देंगे नीचे से हीट करेंगे तो क्या होगा, फेर
फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा प्लस SO3 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, SO3 बोल लो या सल्फर ट्राइऑक्साइड बोल दो, ठीक है। अब देखो, जो ये नया प्रोडक्ट बना है फेरिक ऑक्साइड, ये कौन से कलर का होगा? ये होगा रेड ब्राउन कलर का। याद रखना है कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, पर जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, और वो रेड ब्राउन कलर का होता है, उसका ग्रीन कलर चले जाता है, ठीक है। और साथ में SO2 और SO3 बना। तो देखा आपने, जो रिएक्टेंट है वो एक चीज थी, पर अब प्रोडक्ट क्या हो गए? तीन चीज बन गए हैं, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3, ठीक है, ये तीन चीज बन गए। थर्मल डीकम्पोजिशन का दूसरा एग्जांपल दो, तो भाई हमने शुरू में पढ़ा था लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन CaCO3। इसी को जब हम हीट करते हैं ना, तो क्विक लाइम बनता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्विक लाइम, अरे क्विक लाइम वही है ये, जिसको जब पानी में मिलाते हैं तो स्लेट लाइम बनता है। स्लेट लाइम मतलब चूना, वो जो पेंट करते हैं ना, व्हाइट वॉश करते हैं, वो वाला चूना। तो CaCO3 ये एक स्टोन होती है, लाइम स्टोन। इसको जब हीट करते हैं तो क्विक लाइम बनता है CaO प्लस, साथ में क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CaCO3 एक चीज थी, जब उसको हीट किया तो दो चीज बन गई। क्या? एक तो क्विक लाइम बन गया, ठीक है, CaO, या तो उसको क्विक लाइम बोलिए और कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज बनी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बताओ सर, तीसरा मतलब एग्जाम्पल बताओ। तो भाई लेड नाइट्रेट, क्या? लेड नाइट्रेट जब इसको हीट करेंगे, अच्छा, लेड नाइट्रेट 2Pb, लेड का फॉर्मूला मतलब सिंबल होता है Pb, ठीक है, और नाइट्रेट मतलब NO3, ठीक है। इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। ये तीन चीज बन जाएगी, एक चीज थी, अब कितनी बन गई? तीन चीज बन गई, ठीक है। फिर आता है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? भाई जब डिकम्पोजिशन, एक चीज को हम छोटे छोटे पार्ट्स में अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से हम बिजली को गुजारेंगे, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पानी लो, ठीक है, पानी के अंदर से जब आप बिजली बिजली करंट को गुजारोगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अच्छा सर, इतना सिंपल है? हाँ, इतना ही सिंपल है। जब लैब में करते हैं तो इसमें डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसमें थोड़ा मिला देता है, ताकि प्रोसेस फास्ट हो जाए, ठीक है। फास्ट क्यों हो जाए सर? क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 में आयंस होते हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव को खींचेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को खींचेगा, ऐसे होता है, ठीक है। H2SO4 एसिडिक होता है बहुत ज्यादा, ये बात भी याद रखना है, ठीक है। और अब इसको छोड़ो ना, तुम क्यों टेंशन लेना है? आप क्या करो, एक बाल्टी भरो, उसमें गर्म पानी की रोड लगा दो, 2-3 घंटे तक चलने दो, क्या होगा? पानी इतने से इतना हो जाएगा। क्यों सर? अरे भाई, जो हाइड्रोजन थी वो और ऑक्सीजन थी वो अलग अलग होके उड़ गई, ठीक है, इसलिए वो कम हो गया। अच्छा, एक और चीज है भाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से वाटर को अलग अलग करते हैं, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है? सिंपल सी बात है, केमिकल फॉर्मूला H2O। जहां हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, वहां ऑक्सीजन का एक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक भाई। फिर इसी के अंदर डीकम्पोजिशन के अंदर तीसरा टाइप क्या होता है? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। अरे फोटोलाइटिक, जहां पे भी फोटो आ जाए ना, समझ लो वो लाइट से रिलेटेड बात कर रहा है। अब लाइट कहाँ की लाइट? सन की लाइट, ठीक है। जो सन से जो लाइट निकलती है ना, उसको बोलता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। उसकी जब सन की लाइट से डिकम्पोजिशन होगा तो उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इंग्लिश में बोले तो व्हेन डीकम्पोजिशन is carried out
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, ठीक है। अब बात यह है कि जो फोटोलाइटिक या डिकम्पोजिशन है ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? तो खुद बताओ, मुझे पता है तुम बता दोगे क्या, कि हमें इन तीनों तीनों तरीके से, चाहे वो थर्मल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक हो या फोटोलाइटिक हो, हमें क्या करना है, प्रोवाइड करनी है। हीट प्रोवाइड करो, बिजली प्रोवाइड करो और सनलाइट प्रोवाइड करो। तो ये क्या करना है, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडो 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 अंदर एंडो, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है भाई, ये बात याद रखेंगे, हाँ रखेंगे, हम पक्के से याद रखेंगे, ठीक है, मतलब तुम याद रखना है। ठीक है भाई, अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको समझ में आ गया, जिनके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शंस को टेक प्लेस करने में, ठीक है, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने में, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी हमें फोटोलाइटिक का हमें एग्जाम्पल देना है ना, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो देखो, सिल्वर क्लोराइड, क्या, सिल्वर क्लोराइड, जब उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, पहली बात मतलब अलग अलग हो जाएगा थोड़ा सा। और क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड है ना, उसका जो कलर है वो चेंज होके ग्रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा जैसे आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखोगे। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को लैब वैब के अंदर किस में रखा जाता है, जहां डार्कनेस हो, अंधेरा हो, वहां रखा जाता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट में आने नहीं दिया जाता, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक भाई, उसको जब सनलाइट की प्रेजेंस में लाएंगे तो क्या होगा, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर सॉलिड रह जाएगा और ब्रोमाइड गैसियस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है भाई, कितना बढ़िया से पढ़ रहे हो, मजेदार, एक नंबर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का करना का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आ जाना, ठीक है, डिस्प्लेस कर देना, ठीक है, उसकी प्लेस पे खुद आ जाना, डिस्प्लेस कर दिया भाई मैंने उसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वो केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा के खुद जगह पे चले जाता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या ये बात याद रखनी है भाई, ये तो आप बोलोगे कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देता है, उसके साल्ट सॉल्यूशंस है, ये बोलना है कि सॉल्ट सॉल्यूशंस है, ये नहीं कि भाई यहाँ पे, कहने का बात मतलब समझो इस बात का, यहाँ पे भाई कॉपर है, यहाँ पे आयरन है, ऐसा थोड़ी ना ये दोनों अलग अलग बैठे हैं तो कॉपर, ये आयरन जाके कॉपर बोला हट यहाँ से। भाई कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसका सॉल्ट है कॉपर सल्फेट का, भाई हम उन्हें ना एक आयरन जो है उसके अंदर डाल दिया या इन दोनों को मिला दिया, तो क्या होगा, जो कॉपर है ना उसको हटा देगा आयरन और उसकी जगह पे खुद चले जाएगा, ठीक है, तो बना क्या लेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। समझ में आया? ठीक है भाई, इतना समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। अब इस बात की एक बात याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की खास बात याद रखनी है, पेपर में पूछते हैं, ठीक है, क्या पूछते हैं कि जब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के अंदर डाला तो आयरन जो है उसका कलर थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है, मतलब कलर चेंज होता है, कौन सा कलर में बदल जाते हैं, ब्राउनिश हो जाती है। और जो कॉपर सल्फेट जो पहले ब्लू कलर का था वो क्या हुआ, अब धीरे धीरे वो अब क्या हुआ,
धीरे धीरे ग्रीन कलर का होने लग गया, डर्टी ग्रीन कह लो या ग्रीन कह लो, ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका एक और एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का सॉरी, कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। मतलब भाई जो आयरन है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसने कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दिया, अलग कर दिया। फिर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर को हटा देगा और खुद आ जाएगा सल्फेट के साथ, और कॉपर बोला साइड होके बैठ। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम यहां तक। ठीक है, नाइस। अब आता है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नए जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, वो बनते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से। ठीक है, मतलब भाई कंपाउंड बनने के लिए क्या चाहिए भाई? आयंस जिसके जिसके हिसाब से होंगे वो उसके साथ, मतलब ये दो जने हैं, ये दो जने हैं, ये बोल रहा है ये कि नहीं मेरे को तो ना इसको इसके साथ जाना है, और ये बोल रहा है इसको इसके साथ जाना। हम बोलेंगे ठीक है भाई, आप यहाँ रह के अपना पेयर बना लो अलग अलग। ठीक है, ऐसे तो ये रहता है। ठीक है, रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये बात याद रखने, बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। सिंपल डिस्प्लेसमेंट वाले में किसकी बात थी? रिएक्टिविटी की। ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट किसकी बात कर रहा है? आयंस की। ठीक है, ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल दो सर। भाई एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट है प्लस बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो क्या होगा? जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ चले जाएगा, और जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ चले जाएगा। ठीक है, पार्टनर को वो एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक, अब ध्यान दो, जो ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, उसी के साथ जो ये बेरियम सल्फेट है ना, ये इसका प्रेसिपिटेशन होने लगा, मतलब छोटे छोटे दाने बनने लग जाएंगे व्हाइट व्हाइट सरफेस पे पूरे उस केमिकल के। ठीक है, समझ में आया? व्हाइट प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बी बेरियम सल्फेट के। एक बात हमेशा याद रखना, आपको पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि क्या जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं वो सब प्रेसिपिटेट रिएक्शन होते हैं? तो आप बोलोगे नहीं, कुछ होते हैं, हर एक नहीं होता। तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ, ठीक है भाई। और एग्जांपल दे दो डबल डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेकेंड एग्जाम्पल क्या होगा? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड जब हम मिलाते हैं लेड नाइट्रेट के साथ। ठीक है, क्या? पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं, तो जो आयोडाइड है वो लेड के साथ चले जाता है, और जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ चले जाता है। तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन की बात की थी कि छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं। तो जब ये पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराते हैं, तो लेड आयोडाइड बनता है, वो येलो कलर का होता है, येलो कलर की प्रेसिपिटेशन होने लगती है। ठीक है, और साथ में क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, सर एक और एग्जांपल दे दो। क्या? भाई पोटेशियम ब्रोमाइड को हम बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, ओके, डन। ठीक, पोटेशियम चला गया आयोडाइड के साथ, और ब्रोमाइड चला गया बेरियम के साथ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस। अब देखो भाई, अगला क्या आता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ज्यादा नहीं बचा है, चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, पर ये देखो तुम थोड़ी सी देर में सारी चीज रिवाइज कर गए, है ना? मस्त है ना? इसको जब 2-3 बार और रिवाइज करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। और ये बात लिख लो, जब यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना, वो यहीं से बनता है। कुछ इधर उधर से पूछ ले तो या तो यहाँ का रेफरेंस होगा, या फिर भाई तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी थी।
ठीक है, पर मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो सारी यहाँ कवर हो गई है। अब बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब आपकी ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ठीक है, क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है। मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड हो गई, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है, जब ऑक्सीडेशन होगी, एक तो आपने ये सुना कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होती है, साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन हट भी जाता है। क्या याद रखना है कि ऑक्सीजन तो ऐड होती है पर साथ में हाइड्रोजन हट भी जाता है। अगर मान लो हाइड्रोजन है वहां पे, तो ऑक्सीजन तो ऐड हुई, साथ में हाइड्रोजन भी हट गया, तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल दे दो सर। देखो भाई, कॉपर है और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे या बर्न करेंगे कॉपर को, तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन आके ऐड हो गई। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो गई कॉपर के साथ, तो ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर का। ठीक है, हाँ, ठीक है भाई। रिडक्शन बताओ सर। अरे भाई, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, रिडक्शन, रिड्यूस, रिडक्शन, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस होगी। तो ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो रही है तो हाइड्रोजन क्या होगी, ऐड हो जाएगी, मतलब एक चीज कम हो रही तो दूसरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दो सर। भाई एग्जाम्पल तो बहुत जरूरी है, लो फिर। कॉपर ऑक्साइड है, अगर उसके साथ हाइड्रोजन लेके हम हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो कॉपर है, ऑक्सीजन हट जाएगी वहां से, तो कॉपर अलग बच जाएगा और H2O। ठीक है, H2O, हाइड्रोजन के साथ क्या होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी। ठीक, इसी को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, क्यों, ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गई, कॉपर में से हट गई वहां से। ठीक है, और हाइड्रोजन पे जाके चिपक गई। ठीक है, कई बार क्या होता है भाई, एक ही केमिकल रिएक्शन में ये दोनों चीजें एक साथ हो जाती है, कि ऑक्सीजन एक जगह से हटी और दूसरी जगह जाके लगी, और कहाँ लगी, हाइड्रोजन के ऊपर जाके लग गई। तो जहाँ पे ऐसे रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, एग्जाम्पल यही, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो कॉपर के पास से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई, तो ये रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन पे जाके ऑक्सीजन चिपक गई, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो ये दो मिला के दोनों एक साथ क्या हो गए, रिडॉक्स रिएक्शन हो गए। अब भाई आपने ना डेली लाइफ में एक चीज देखी होगी, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, आम भाषा में हम बोलते हैं जंग लगना। ठीक है, तो जंग लगने को अगर पूरी सही तरीके से बोलते हैं तो बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, पर ये क्या है, एक टाइप ऑफ कोरोजन है। अब समझते हैं कि ये कोरोजन होता क्या है। जब कोई एक मेटल है, जब उसको आप हवा में, एयर में या एसिड के आसपास छोड़ देते हो, एक्सपोजर में एक्सपोज कर देते हो, किसी भी मेटल को आप एक्सपोज कर देते हो मॉइस्चर में, एयर में, एसिड में, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर जो है फॉर्म हो जाती है उस मेटल के ऊपर, जो उस मेटल को वीक कर देती है। इसी को क्या बोलते हैं, करोजन या करोड होना। ठीक है, दोबारा सुनो, जब आप एक मेटल को खुला छोड़ देते हो हवा में या नमी में या एसिड में, तो कुछ समय बाद एक लेयर जम जाती है मेटल के ऊपर। उस लेयर, वो लेयर किस चीज की होती है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। दोबारा सुनो, ये लाइन जरूरी है, आ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, पूरी बात लिख दो, पर अगर ये लाइन नहीं लिखी ना, आ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, तो सारी गई बहस पानी में वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लिखना है कि मेटल को जब हम एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्चर से, एयर से, एसिड से कुछ समय के लिए, तो एक लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड उस मेटल के ऊपर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, बन जाती है, जो उस मेटल को वीक कर देती है। उसी को बोलते हैं मेटल जो है वो करोड हो गया या करोजन हो गया। ठीक है, दोबारा,
भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि या तो कोरोजन से आएगी, ठीक है, या रेंसिडिटी से आएगा। तो कोरोजन क्या है, जब हम एक मेटल को एक्सपोज कर देते हैं एयर में, मॉइस्चर में या एसिड में, तो कुछ समय बाद एक लेयर जो है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की वो फॉर्म हो जाती है मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से वो मेटल वीक हो जाता है, इसी को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, गुड बाय, बहुत बढ़िया आप लोगों को, ठीक है, समझने के लिए पेशेंटली। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे को जंग लगना, या ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जब आप जो सिल्वर आपने कई लोगों को पहने हुए देखा हुआ, जब नया नया होता है ना तो वो एकदम चमकदार होता है, पर कुछ दिन बाद क्या होता है वो हल्का हल्का ब्लैक होने लग जाता है। क्यों? वही कोरोजन के कारण, कि जो सिल्वर का जो मेटल था ना उसके ऊपर हवा में छोड़ने की वजह से, हवा में तो हवा तो है ही है, साथ में नमी भी होती है, तो क्या होता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर उस मेटल के ऊपर जम जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है धीरे धीरे वीक हो जाता है। ठीक है, या फिर जो कॉपर होता है उसके ऊपर ग्रीन लेयर बन जाती है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? कोरोजन के। कौन कौन से एग्जांपल? रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, या फिर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये किसके एग्जांपल है? कोरोजन के। ठीक, फिर आता है भाई कोरोजन जो है, क्या हम उसको बचा सकते हैं होने से, कि भाई हमारा जो मेटल है वो खराब हो ही ना? हाँ बचा सकते हैं। क्या करें भाई उसके लिए? भाई उस चीज को गैल्वेनाइज कर दो, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो भाई, ठीक है, या फिर पेंट अप्लाई कर दो उस चीज पे। जो आपने अक्सर देखा होगा जो लोहे के पाइप्स होते हैं पानी वाले घर में या कहीं बाहर आपने देखा हो, उसको जंग ना लगे इसलिए उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, तो फिर जंग नहीं लगता। ठीक है, फिर जो लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट और लास्ट, वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है भाई? फैट्स, किसकी बात कर रहे हैं? फैट्स की, ध्यान से सुनो। ओरिजिन में मेटल की बात थी, पर रेंसिडिटी में हम बात कर रहे हैं फैट्स एंड ऑयल्स की। क्या? फैट्स एंड ऑयल्स। जो फैट्स एंड ऑयल्स को है, जब हम उसको खुले में हवा में छोड़ते हैं तो हवा से वो रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन एक होता है, और उनका जिसकी वजह से स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या उसी को बोलते हैं? रेंसि क्या बोला मैंने? रेंसिडिटी। कोरोजन का आपको समझ में आ गया? रेंसिडिटी क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर फैट्स या ऑयल्स है, जब उसको हम खुला छोड़ देते हैं हवा में, तो एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से उसकी स्मेल बैड हो जाती है, गंदी हो जाती है, बेकार स्मेल हो जाती है, और टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है। जैसे मान लो चिप्स है या कुरकुरे है, ठीक है, मेनली आप पोटैटो चिप्स को लो, ठीक है, क्योंकि पोटैटो से बनी है, मतलब पोटैटो के अंदर क्या होता है? फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको जब आप बहुत देर तक खुला छोड़ देते हो, ऐसे काटा ऊपर से, खाया 2 मिनट और फिर छोड़ के चले गए 3 घंटे के लिए, फिर जब आके खा के देखते हो तो उसका ना तो पहले जैसा टेस्ट होता है वो भी खराब हो जाता है, और स्मेल भी गंदी सी आती है उसमें से। ऐसा क्यों? रेंसिडिटी के कारण। ठीक है, अब इस रेंसिडिटी को रोक के कैसे? भाई एक तो एंटीऑक्सीडेंट डालो चीज के अंदर, ताकि रेंसिडिटी हो ही ना। एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, फिर है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, फूड को एयर टाइट कंटेनर में डालो जिसमें एयर जो है का सर्कुलेशन ना हो। और क्या हो सकता है तरीका? रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आपने अक्सर देखा होगा जो ये कुरकुरे या कोई भी चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, उनके अंदर नॉर्मल एयर नहीं होती, वो जो एयर होती है वो होती है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ऑयल्स और फैट्स के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती, इसलिए उनका टेस्ट और स्मेल हमेशा बरकरार रहता है जब तक वो उस पैकेट के अंदर है। ठीक है, फिर होता है उनको फ्रिज में रखो भाई, रेफ्रिजरेशन करो, तो आपका क्या होगा? उनका टेस्ट और स्मेल पहले जैसा बरकरार रहेगा, रेंसिडिटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी सारी थ्योरी इस पूरे चैप्टर की। ठीक है, इसको अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो, फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे और समझेंगे। इन्हीं क्वेश्चन से लगभग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, और इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और इन्हीं में से घूम फिर के आपको क्वेश्चन मिल भी जाएगा। ठीक है, थैंक यू।